Hello students. This video is about the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. Comparatively छोटा सा एक्ट है. मॉड्यूल में काफ़ी कुछ दिया है बट आई विश कि तुम लोग कंसाइज ही पढ़ो ये पर्टिकुलर एक्ट को, क्योंकि अगर हम पास्ट पेपर एनालिसिस वगैरह देखें सो उसमें कंपैरेटिवली द वेटेज दैट इज असाइन टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज़ 5 to 7 मार्क्स MCQs वगैरह पकड़ के. पर अगर हम बाकी दिए गए सारे इंडस्ट्रियल एक्ट्स अच्छे से करके जाते हैं तो हमारे इंडस्ट्रियल लॉ के सिलेबस में से ये एक पर्टिकुलर एक्ट को हम थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख के जाएंगे तो भी चलेगा. जैसे इफ़ यू पीपल रिमेंबर कमर्शियल लॉज में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा चैप्टर जो हम ऊपर ऊपर से देख के जाते हैं. लाइकवाइज दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो इज समथिंग दैट वी हैव टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ. बट याद रखो, ऊपर ऊपर से देखने बोल दिया है मैम ने, चलो ठीक है यार वीडियो बंद कर दो यार, चिल मारो, क्या देखना है उसमें. नो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट एक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. कल अगर इसमें से कुछ भी MCQs पूछा गया तो हमें ये एक्ट क्या है ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो देखना तो वीडियो है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल घुसने की ज़रूरत नहीं है. स्टिल आई हैव ट्राइड टू इलैबोरेट इट एज वॉज पॉसिबल फॉर मी. मैंने थोड़े पास्ट के पेपर्स भी तुम्हें इसमें क्वेश्चंस ऐड करके उसके आंसर्स भी थोड़े प्रोवाइड करके देने की कोशिश की है, बिकॉज इट इज़ देयर इज़ अ 2013 का पेंशन फंड पेंशन एक्ट, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट. सो देर आर सर्टन थिंग्स जो तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है, तो वो मैंने कोशिश की कि वो दो चीज़ों को मैं तुम्हें इसी वीडियो के एंड में स्लाइड्स में बना के दे दूँ. ठीक है, चलो. सो शैल वी बिगिन? We shall begin with our act, the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952. So if we talk about this act, it has framed three schemes. The first scheme is Employees Provident Fund Scheme, second is Employees Pension Scheme, and third is Employees Deposit Link Insurance Scheme. अच्छा, तीन चीज़ें बना दी, Provident Fund, Pension Fund, Insurance Scheme. ये तीनों चीज़ें बनी किसके लिए? तो it was made to provide social benefit to workers and their dependents. Okay, now एक एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करता है तो जब मान के चलो दिन के 9 घंटे 12 घंटे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके काम कर रहा है तो आप उन्हें पगार दे रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, करेक्ट. पर आगे जब वो नौकरी छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या? नोट टू थिंक, उनको प्रोविडेंट फंड का एक लमसम अमाउंट या उनको लेटर ऑन अपनी ज़िंदगी के लिए पेंशन स्कीम प्रोवाइड करना, या वो उनको अगर काम करते वक्त कुछ हो गया या आगे जाके कुछ हो गया तो उनका इंश्योरेंस करवा के उनके डिपेंडेंट्स को सिक्योर करना, ये भी तो एक एम्प्लॉयर का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये ध्यान में रख के ये पर्टिकुलर स्कीम्स को क्रिएट किया गया. सो दिस इज एब्सोल्युटली फॉर द वर्कर्स एंड द डिपेंडेंट्स एंड द वेलफेयर ऑफ द लेबरर्स. सो वो आइडिया दिमाग में रख के ही ये पर्टिकुलर एक्ट को उस तरीके से देखना है. चलो देखते हैं एप्लीकेबिलिटी. To every establishment, it is applicable to every establishment which is a factory engaged in industry specified in Schedule 1 where 20 or more people are employed. सो हर ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जो फैक्ट्री है, जो ये इंडस्ट्री में स्पेसिफाइड है इन Schedule 1, जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, वो पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे और वैसे स्कीम्स उन्हें इस्टेब्लिश करके रखने पड़ेंगे, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा रादर टू दो स्कीम्स. देन टू अदर इस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग 20 और मोर एम्प्लॉयज़, तो फैक्ट्री तो है ही, प्लस अदर इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हो. अच्छा, खास बात क्या, वंस दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इट स्टेज एप्लीकेबल. तो अपने जस्ट प्रीवियस हमने जो एक्ट किया बोनस का, वहाँ पे भी कैसा था, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल. वैसे दिस एक्ट ऑल्सो वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल. चलो, देन नॉन एप्लीकेबिलिटी. It is not applicable to all establishments under the Cooperative Societies Act employing less than 50 employees without the aid of power. So ये जो category of establishment है, इन पे ये act लागू होता नहीं है. Second, it does not apply to any government establishment because they already have enough security. उन्हें अलग से Miscellaneous Provisions Act की ज़रूरत नहीं है. Then other establishments under the Central or State Act which are already having entitlement to another benefit. So this act is purely applicable to those kind of establishment जहाँ पे उनको अलग से वर्कर्स को कुछ वेलफेयर प्रोवाइड नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पेंशंस, प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस. ठीक है,
सो इसके लिए नॉन एप्लीकेबिलिटी में तुम्हें कोऑपरेटिव, अदर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट या CGSG कंट्रोल्ड अदर बेनिफिट मिलने वाले एस्टैब्लिशमेंट नॉन एप्लीकेबिलिटी में आ रहे हैं। आगे देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन माइंस, रेलवेज, मेजर पोर्ट, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री या अदर एस्टैब्लिशमेंट है विच हैज ब्रांचेस इन मोर देन वन स्टेट। दिस इज अ वेरी रेपिटेटिव डेफिनेशन, आई एम श्योर मैं बोलने से पहले ही तुम्हारे दिमाग में ये आ गया होगा अगर तुमने मेरे सारे वीडियोज देखे हैं तो। चलो, तो मैंने मेरे वीडियोज को भी प्रमोट कर लिया है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा अगर माइंस, रेलवेज वो सब है, या स्टेट गवर्नमेंट होगा इन अदर केसेस। So, next part, authorized officers. The Central Provident Fund Commissioner, then the Additional Provident Fund Commissioner, then the Regional Provident Fund Commissioner, and last the Deputy Provident Fund Commissioner. So, हमारे पास कितने authorized officers है? Central Provident Fund Commissioner, Additional Provident Fund Commissioner, Regional Provident Fund Commissioner, and Deputy Provident Fund Commissioner. Okay, they are the Provident Fund Commissioners, authorized officers. फिर देखते हैं employer. So for a factory, owner or occupier, his agent, his legal heir, manager of the factory shall be known as the employer. I am so sorry, वहाँ family दिख रहा है, but it is factory. So sorry, typing में गड़बड़ हो गया। चलो नेक्स्ट, अगर अदर एस्टैब्लिशमेंट्स की बात करें तो पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द एम्प्लॉयर। आई एम श्योर यू पीपल नो हु एन एम्प्लॉयर इज। इतने बार इतने एक्ट्स में हमने एम्प्लॉयर का डेफिनेशन अभी तक किया है, करेक्ट। चलो आगे देखते हैं, हु इज एन एम्प्लॉई। Any person employed for wages shall be termed as an employee, and it includes एम्प्लॉई एम्प्लॉयड थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, मतलब मैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हूँ, मैंने एक इंसान को बोला मेरा एक काम करके देने के लिए, उसने अपना एक बंदा अपॉइंट किया, सो ही इज द इमीडिएट एम्प्लॉयर, और वो जो बंदा है हु इज एम्प्लॉयड ही बिकम्स द एम्प्लॉय। ठीक है, सो एम्प्लॉय एम्प्लॉयड थ्रू माई कॉन्ट्रैक्टर इज ऑल्सो माई एम्प्लॉय। एंड एम्प्लॉय एंगेज्ड एज अप्रेंटिस बट नॉट अंडर द अप्रेंटिस एक्ट। एक ट्रेनी के तौर पे मैंने किसी एम्प्लॉय को काम पे रखा और बाद में उसे मैं परमानेंट कर रही हूँ, तो एज अ ट्रेनी, एज एन अप्रेंटिस भी उसे एम्प्लॉय कहा जाएगा। बट ये ट्रेनी जो है वो अप्रेंटिस एक्ट के अंडर कवर नहीं होने वाला होना चाहिए। सो देयर इज अ प्रॉपर अप्रेंटिस एक्ट, अप्रेंटिसशिप करने वाले लोगों के लिए, तो वैसे वाला ये कैटेगराइज्ड बंदा नहीं होना चाहिए। सो हु इज एन एम्प्लॉयर, अगर फैक्ट्री है तो ओनर, ऑक्यूपायर, उनका एजेंट, उनका लीगल हेयर या मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। अगर अदर एस्टैब्लिशमेंट्स की बात करो तो पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यही अगर हम एम्प्लॉय की बात करेंगे तो एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इज एन एम्प्लॉय, एंड इट इंक्लूड्स एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर, या एम्प्लॉय एंगेज्ड एज अप्रेंटिस बट नॉट अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। चलो देख लेते हैं ये स्कीम क्या है। The central government has framed the scheme for establishment of Provident Fund for employees. Section 5A provides for establishment of the central board. Okay, तो ये स्कीम के अंडर सेंट्रल बोर्ड एस्टैब्लिश किया जाता है, consisting of the chairperson of the board, the vice chairman, the members, the central provident fund commissioner due to his position. तो अपना ऑथोराइज्ड ऑफिसर थे अभी, तो वो ऑथोराइज ऑफिसर में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर था, वो बंदा सेंट्रल बोर्ड का हिस्सा जरूर रहेगा बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन। सो इफ यू पीपल नो, मैंने एक्स ऑफिशियो प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज एक्स ऑफिशियो, ड्यू टू द पोजीशन, ड्यू टू द ऑफिस। सो बिकॉज सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सेंट्रल प्रोविडेंट कमिश्नर है, इसके लिए सेंट्रल बोर्ड में वो बंदे की जगह है। ओके, देन सेक्शन 5AA कहता है दैट इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी टू असिस्ट द सेंट्रल बोर्ड। ओके, तो 5A कहता है कि सेंट्रल बोर्ड बनाया जाएगा, 5AA कहता है कि ये सेंट्रल बोर्ड की मदद करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमिटी भी बनाई जाएगी। ओके, सेक्शन 5B प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट बोर्ड बाय CG अलॉन्ग विद SG। अच्छा, मतलब सेंट्रल बोर्ड तो CG बना रहा है, करेक्ट, पर स्टेट भी अपने लेवल पे स्टेट बोर्ड बनाएगा, विच विल बी मेड बाय द CG अलॉन्ग विद SG, स्टेट गवर्नमेंट।
ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्शन 6 कहता है contributions are to be paid by employer, that is 10% of basic wages plus dearness allowance plus retaining allowance, and employee contribution to be same as the employer contribution. मतलब अगर हम employee provident fund scheme में contribution की बात करें तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय सेम कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं. वो क्या रहेगा? 10% ऑफ द बेसिक वेजेस एंड द डियरनेस अलाउंस एंड द रिटेनिंग अलाउंस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय. इसका 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा एज अंडर सेक्शन 6. कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. Next, this scheme shall not apply to two tea factories in Assam. Yes, tea factories in Assam are not covered under this particular provision. Okay, contribution paid up to maximum rupees 15,000 per month by employer and employee. This is not applicable for international workers. ये जो हम 10% of basic wages, DA, retaining allowance वगैरह वगैरह देख रहे हैं ना, ये हर महीने का 15,000 से ज़्यादा नहीं होगा as a contribution paid together by the employer and the employee. क्लियर? सो हर महीने का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है फॉर एन एम्प्लॉई? 15,000 रुपीज़ पर मंथ, सीलिंग लिमिट. वंस अगेन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम का सबसे पहला पार्ट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये फ्रेम करता है फॉर द प्रोविडेंट फंड स्कीम और फॉर द एम्प्लॉयज़. सेक्शन 5 है, कहता है कि सेंट्रल बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स एंड सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ड्यू टू इस पोजीशन रहेगा. उन्हीं के साथ सेंट्रल बोर्ड को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी अंडर सेक्शन 5AA. फिर सेक्शन 5B बताता है कि यार एक स्टेट बोर्ड भी बनाया जाएगा सेंट्रल बोर्ड के साथ. देन कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करो तो सेक्शन 6 कहता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा विच विल बी 10% ऑफ द बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस. ओके, ये स्कीम जो है वो टी फैक्ट्रीज इन आसाम पे अप्लाई नहीं करती. सेकेंडली, कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम 15,000 पर मंथ होगा बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बट दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स. क्लियर? सो कल अगर तुम्हें पूछा गया राइट शॉर्ट नोट ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, दिस इज व्हाट इज सपोज टू राइट. ओके, देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम के आगे के प्रोविजंस. विड्रॉवल फ्रॉम फंड. अच्छा बच्चों, ये बहुत बार पूछा गया है विच और व्हाट आर द सच सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस व्हेन एन एम्प्लॉई कैन विड्रॉ फ्रॉम फंड द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम. सो याद रखो, विड्रॉवल फ्रॉम फंड इट कैन बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स, withdrawal up to 75% of balance of not employed for 1 month to more. Okay, if not employed from one if है वो सॉरी. सो अगर मैं 1 month और मोर से तक एम्प्लॉय नहीं होती हूँ तो ये विड्रॉवल 75% तक मैं करके निकल सकती हूँ. मतलब विड्रॉवल अप टू 75% ऑफ बैलेंस इफ नॉट एम्प्लॉयड फॉर 1 month टू मोर. इसका मतलब मान के चलो मैंने 15,000 ये महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन भरा, ये नेक्स्ट मंथ अगर मैं काम नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ तो मैं 75% विड्रॉ करके निकल सकती हूँ. जो बचा 25% है दैट आई एम लूजिंग बिकॉज आई एम लीविंग द जॉब सो सडनली. ओके, देन विड्रॉवल विद इन 1 year बिफोर रिटायरमेंट एंड इट नीड नॉट बी रीपेड. मतलब प्रोविडेंट फंड स्कीम में से मैं विड्रॉवल अगर पूरा कर भी दूँ 1 year बिफोर रिटायरमेंट में तो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू रीपे बैक द विड्रॉवल्स. वरना यूजुअली विड्रॉवल्स को हमको क्या करना पड़ रहा है? रीपे बैक करना पड़ रहा है. देन परचेज ऑफ अ ड्वेलिंग. ड्वेलिंग मतलब घर. फिर वो ड्वेलिंग फ्लैट हो या हाउस होल्ड हो तो विड्रॉवल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड स्कीम किया जा सकता है. ये विड्रॉवल क्या यूजुअली प्रोविडेंट फंड तुम्हें कब मिलेगा बच्चों? रिटायरमेंट के टाइम पे. ये तो एक प्रोविडेंट फंड का लमसम कंट्रीब्यूट किया हुआ अमाउंट आता है, पर इन बिटवीन विड्रॉवल किया जा सकता है. या अनदर वे आउट इज यू कैन टेक एडवांस फ्रॉम द फंड. विड्रॉवल का क्या इशू है? यू विल हैव टू रीपे इट बैक. एडवांस में समटाइम्स यू नीड टू रीपे, समटाइम्स नॉट. देखो वहाँ लिखा है यू कैन टेक एडवांस फ्रॉम फंड फॉर इलनेस, फॉर ग्रांटिंग टू मेंबर्स हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड, for causes like earthquakes, floods. You can take advance from a fund which are non-refundable. You can take it for granting to members affected by electricity cut, yes. And you can also take for marriage or matriculation education. हाँ, तो मैरिज के लिए ले सकते हो, दैट इज शादी. मैट्रिकुलेशन इज नोवेयर लिंक्ड टू शादी. मैट्रिकुलेशन एजुकेशन इज पोस्ट मैट्रिकुलेशन, दैट इज 10वीं पास के बाद वाला जो पढ़ाई है उसके लिए भी तुम्हारे बच्चों के लिए तुम यहाँ से एडवांस ले सकते हो फ्रॉम प्रोविडेंट फंड स्कीम. सो मैट्रिकुलेट इज, हम कहते हैं ना यार मैट्रिक है ये वरना नॉन मैट्रिक है. आजकल वी डोंट यूज दोज वर्ड्स, बट मैट्रिक इज 10th.
सो पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन के लिए भी तुम यहाँ फंड में से एडवांस लेके उसे यूज कर सकते हो. सो एन एम्प्लॉय कैन विड्रॉ फ्रॉम फंड एज वेल एज एडवांस टेक एडवांसेस फ्रॉम फंड्स. यू हैव टू रिमेंबर विड्रॉवल्स में क्या क्या आ सकते हैं और एडवांसेस में क्या क्या आ सकते हैं. दोनों में से भी एक कोई भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है फॉर 5 to 7 मार्क्स. ओके, आगे देखेंगे सेक्शन 6A. दिस इज एम्प्लॉय पेंशन फंड नाउ. सो प्रोविडेंट फंड एंड्स ओवर देयर एट सेक्शन 6. सेक्शन 6A स्टार्ट्स विद एम्प्लॉय पेंशन फंड. देखते हैं. इट इज मेड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर सुपर एनुएशन पेंशन, चिल्ड्रन पेंशन या ऑर्फन पेंशन, रिटायरिंग पेंशन, विडो और विडोअर्स पेंशन. तो सुपर एनुएशन पेंशन इज अपना उम्र होने के बाद वाला पेंशन. रिटायरिंग पेंशन इज इफ यू टेक VRS स्टिल यू विल बी गेटिंग पेंशन. चिल्ड्रन पेंशन या ऑर्फन पेंशन इज बच्चों के लिए. एंड विडो और विडोअर्स पेंशन इज आई एम गेटिंग माई डेड हस्बैंड्स या माई हस्बैंड इज गेटिंग माई द डेड वाइफ्स पेंशन. The contribution, no contribution from employee for the pension fund. The employer is to contribute 8.33% of the basic wages plus DA प्लस रिटेनिंग अलाउंस. ये कांस्टेंट है देखो, पर इसका 8.33% ले रहे हैं हम. प्रोविडेंट फंड में 10% ले रहे थे, जहाँ पे दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों भर रहे थे. यहाँ पे एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं भर रहा है, एम्प्लॉयर ही भर रहा है, वो भी 8.33 ऑफ बेसिक वेजेस, DA एंड रिटेनिंग अलाउंस. आगे. The scheme ceases on completion of age of 58 years of employee. So it is completion. 58 years of employee, उसका जब उम्र इतना हो जाता है उसके बाद ये स्कीम के अंडर के contributions complete हो जाते हैं. The scheme ceases therein. उसके बाद तुम्हें पेंशन मिलती रहेगी. आगे. Employee pension fund. The scheme provides for fund में the employees under the scheme. It provides for employer contribution. It talks about minimum qualifying service to be eligible under the scheme. It talks about manner of keeping accounts of pension fund. तो एम्प्लॉय पेंशन फंड क्या है ये तुम्हें यहाँ प्रोवाइडेड नहीं है, पर स्कीम एम्प्लॉय पेंशन फंड के लिए प्रोवाइड करता है, जिसमें वो क्या क्या बात करता है. तो एम्प्लॉयज़ कौन से अंडर द स्कीम आएंगे उसके बारे में बताता है. फिर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वो सब बताता है. फिर मैनर ऑफ कीपिंग द पेंशन फंड के अकाउंट्स की कितना आया कितना गया, कौन विड्रॉ कर रहा है, कौन एडवांस ले रहा है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके अकाउंट्स का स्कीम बताएगा. फिर स्कीम ये भी बताएगा कि व्हाट इज मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस टू बी एलिजिबल अंडर दिस स्कीम. जैसे हम ग्रेचुटी की बात करते हैं कि कम से कम 5 साल तुमने काम किया हुआ होना चाहिए, कंटिन्यूस सर्विस. वैसे इसका क्या रहेगा वो भी हमें स्कीम बताएगा. देन द मोड ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन, कैसे पेंशन बाद में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. देन द मैनर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ एम्प्लॉयर. हाँ, तो कैसे अगर एम्प्लॉयर ने कुछ डिफॉल्ट किया तो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करना है वो भी स्कीम बताएगा. Then forms and registers and records required for administration of pension scheme. pension scheme सही से administer मतलब execute हो रही कि नहीं है, उसको administer करने के लिए will be forms, registers, records that we need to maintain properly. And provisions with respect to exempted establishments. Which are those establishments which need not do employee pension scheme के अंदर की activities. Okay. Then employee deposit link insurance scheme is the third part. So ये जो हमने अभी देखा ये एम्प्लॉय पेंशन फंड का एक पर्टिकुलर छोटा सा संक्षिप्त में दिया हुआ वर्जन था. सी दिस वाज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. इसके ऊपर का एम्प्लॉय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंदर का आंसर मैं तुम्हें बाद में दे रही हूँ. सो दिस इज जस्ट अ जिस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ गोइंग टू द थर्ड पार्ट, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम. इट अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्रीज and other establishments except tea factories in state of Assam. The wage ceiling limit has been increased from rupees 6,500 to 15,000 रुपये. मतलब वेज सीलिंग जो है कंसिडर करने के लिए वो है 15,000. उधर भी हमने वही देखा था 15,000 पर मंथ. The insurance benefit shall be an amount between 2.5 lakh rupees to 6 lakh rupees depending on how your employer is taking that insurance according to the sum assured. तो जो benefit आएगा एम्प्लॉय को वो 2.5 लाख से 6 लाख के रेंज में रहेगा. उसके बाद the contribution by employer shall be maximum 1% of basic wages plus DA plus retaining allowance and further amount up to 1/4 contribution for expenses. So employer कितना contribute करेगा, maximum 1% basic wages plus DA plus retaining plus और amount up to 1/4 of contribution for expenses. मतलब ये जो contribute कर रहा है उसका 1/4 और डालेगा expenditure के लिए.
where monthly pay of employee exceeds rupees 15 lakh, contribution payable at rupees 15,000. मतलब देख 15 लाख का अगेन 1% लेगा तो उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो उससे ज़्यादा होगा भी तो भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन एट 15,000 रुपये ही हमें डील करना है, क्योंकि यहाँ लिखा ही है वेज सीलिंग लिमिट क्या है 15,000. पहले तो 6,000 पास होता, अब एटलीस्ट 15,000 है. ओके, पेनाल्टीज क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग पेमेंट हूएवर मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसे लोगों को इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year फेस करनी है, या फाइन ऑफ रुपीज 5,000, या दोनों. सो इट्स अ स्मॉल शॉर्ट employee deposit linked insurance scheme. It applies to all factories and other establishments except tea factories in state of Assam. The wage ceiling limit is maximum 15,000 rupees. Benefit जो आएगा वो 2.5 लाख से 6 लाख के रेंज में आएगा. जो contribution है वो maximum 1% of basic wages, DA, retaining allowance है, and a further amount up to 1/4 of contribution for expenses आएगा. जहाँ monthly pay of employee exceeds 15 lakh, contribution will be at 15,000 only. पेनाल्टीज, अगर किसी ने कुछ ये इंश्योरेंस का पेमेंट अवॉइड करने के लिए कुछ फॉल्स स्टेटमेंट किया तो 1 साल का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, फाइन ऑफ 5,000 रुपीज़, या दोनों, ये उन्हें फेस करना पड़ेगा. ठीक है, चलो उसके बाद पेनाल्टीज में और डिटेल दिया है. एम्प्लॉय हु डिफॉल्ट्स इन अदरिंग टू सेक्शन 6 जो प्रोविडेंट फंड वाला था, देयर विल बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years बट मिनिमम 1 year and fine rupees 10K, or minimum 6 months and fine of rupees 5,000 rupees. So maximum 3 years है, minimum 1 year and 10,000 depends, or minimum 6 months, fine of rupees 5,000. That depends on how much default is happening. Then second penalty आती है default in process of section C, 6C, imprisonment up to 1 year or fine of rupees 5K or both. ये हमारा पेंशन फंड रिलेटेड पेनाल्टी है. देन डिफॉल्ट इन एनी स्कीम इन जनरल टोटलिटी में तीनों स्कीम में अगर कोई डिफॉल्ट होता है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year और फाइन अप टू रुपीज 4,000, और बोथ विल बी द पेनल्टी विल बी फेसिंग. एंड डिफॉल्ट इन एनी अदर प्रोविजंस में इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 1 month अप टू मैक्सिमम 6 months and fine of rupees 5,000 will be the penalties that have been prescribed under the Miscellaneous Provisions Act. Clarity? Okay. So if we talk about few important questions, I would rather want you people to focus on the questions here because the concepts are very not connected to each other. तो ये बाकी एक्ट्स के जैसे ऐसा स्मूथ सेल नहीं करता है, टुकड़ों टुकड़ों में है. ये खत्म हुआ नहीं कि दूसरा खत्म हुआ कि नहीं तीसरा, अच्छा पहले और दूसरे का कोई एज सच कनेक्शन नहीं, इसके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन फील होता है बच्चों को. बट इट्स अ स्मॉल एक्ट, जस्ट रैप अप विद इट. आई एम जस्ट गिविंग द वीडियो सो दैट ऐसा ना हो कि ये वीडियो ही ना मिला हो. अगर पढ़ पा रहे हो, 1 नंबर नहीं हो रहा है, छोड़ दो, ज़्यादा स्ट्रेस मत करो. वी हैव मैनी अदर एक्ट्स टू रिलाई अपॉन. ठीक है, डोंट लूज योर मोरल. सो व्हाट आर द स्कीम्स अवेलेबल इन द EPF एक्ट? भाई है ये सारे स्कीम्स, तीनों स्कीम्स अवेलेबल है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस स्कीम. Under what circumstances advances can be received by employer from the provident fund. तो ये हमने अभी देखा, विड्रॉवल और एडवांसेस वाला 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया था. तो तुम्हें एडवांसेस वाला क्वेश्चन पूछा गया, तुम्हें विड्रॉवल वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि ये क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं कभी अभी तक. डिस्कस द मैटर्स प्रोवाइडेड फॉर द इंश्योरेंस फंड अंडर द स्केड्यूल. यस, हमने अभी इंश्योरेंस फंड वाला एक फ्लो चार्ट देखा, वो सारे डिटेल्स, व्हाट आर द मैटर्स अबाउट इंश्योरेंस, कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, फैक्ट्रीज और टी फैक्ट्रीज ऑफ आसाम में ये अप्लाई नहीं होता है, मैक्सिमम 1% ऑफ वेजेस कंट्रीब्यूशन आता है, इंश्योरेंस का बेनिफिट कितना है 2.5 lakhs to 6 lakhs. दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट हियर. Then elaborate what is employee deposit link insurance scheme. It's one and the same. बस questions अलग अलग करके दिए हैं. Then when can a member withdraw from his national pension funds account? तो पेंशन फंड के विड्रॉवल के बारे में पूछा है, जैसे ऊपर एडवांसेस के बारे में पूछा है, यहाँ पे पेंशन फंड के विड्रॉवल के बारे में पूछा है. ये 5 marks के लिए पूछा था दिसंबर 2017 में. दिस इज एन आंसर आई वॉन्ट यू पीपल टू फाइंड फ्रॉम योर नोट्स. इसको ढूंढो, ये आंसर मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, बट इट इज़ वेरी इजी. सेम जैसे प्रोविडेंट फंड का है वैसे ही पेंशन फंड का है, बट तुम्हें अपडेटेड गूगल सर्च करना पड़ेगा. नोट्स और गूगल सर्च करो एंड मुझे बताओ तुम्हें ये आंसर मिल रहा है कि नहीं. कुछ तो खुद से करना बनता है ना भाई. चलो देन अब ये जो 2 क्वेश्चंस है लास्ट 2, उसके आंसर्स मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रही हूँ. देखो क्वेश्चन क्या है. व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम
एज अंडर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013। ये 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है, जून 2019 में रिसेंटली पूछा गया। अच्छा मैम ये कहाँ से आ गया मैम, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013? अबे 2013 में नया है, देखते हैं उसका आंसर क्या है, पहले उसका आंसर देखते हैं। चलो, सो द नेशनल पेंशन सिस्टम shall have the following features. Every subscriber to this system shall have an individual pension account under the national pension system. Withdrawals not exceeding 25% of the contribution made by the subscriber are allowed from the individual pension account, subject to conditions such as purpose, frequency, limits as may be specified. मतलब हर पर्सन जिसका ये पेंशन अकाउंट है वो पेंशन अकाउंट अलग से बनाएगा और 25% तक का विड्रॉवल वो कर सकता है, पर वो करने के लिए भी कंडीशंस ऐसे हैं कि वो कितने बार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सारे तुम्हें रीजंस स्टेट करने पड़ेंगे बिफोर यू विड्रॉ फ्रॉम द सिस्टम. The functions of the record keeping, accounting and switching of options by subscriber shall be affected by the central record keeping agency. मतलब central record keeping agency ये सारा record keeping, accounting वगैरह करेंगे. वो central record keeping agency क्या है, ये तुम्हारा next answer है. Third, there shall be a choice of multiple pension funds and multiple schemes. Yes, you will have options for multiple pension funds and multiple schemes. You can take avail any scheme available, provided that the subscriber shall have an option of investing up to 100% of his funds in government securities. Yes, he can use, make sure कि वो government securities में invest करे ताकि उसमें फ़ायदा हो. The subscriber seeking minimum assured returns shall have an option to invest his funds in such schemes providing minimum assured returns as may be notified by the authority. मतलब जिनको रिस्क नहीं चाहिए, मिनिमम रिटर्न चलेगा पर एश्योर्ड रिटर्न, फिक्स रिटर्न चाहिए, डर नहीं चाहिए, वो अकॉर्डिंगली अथॉरिटी ने सजेस्ट एंड नोटिफाई किए हुए ऑप्शंस में वो पैसे डालेंगे. Then there shall be portability of individual pension accounts in case of change of employment. बराबर है, मेरा पेंशन अकाउंट आज ए कंपनी से लिंक्ड है, कल अगर मैं वो कंपनी छोड़ के बी कंपनी में जाऊं तो वो पोर्टेबिलिटी भी मुझे पॉसिबल होना चाहिए. आई नीड टू पोर्ट फ्रॉम कंपनी ए टू कंपनी बी, ये पोर्टेबिलिटी भी अलाउड है. Collection and transmission of contributions and instructions shall be through points of presence to central record keeping agency. Yes, you need to keep on connecting to central record keeping agency. Collection and transmission of contribution, ये सारा central record keeping agency करेगा कि कहाँ से collection आया है, contribution कैसे हो रहे हैं, etc. There shall not be any implicit or explicit assurance of benefits except which are market based guarantee mechanism to be purchased by the subscriber. Yes, कुछ implied या बोला हुआ assured benefit नहीं है, तुम्हारा फंड में contribution वैसा ही रहेगा पर उसके ऊपर का value addition ये market based है. तो ऐसा कोई श्योर शॉट तुम्हें इतना ही मिलेगा ऐसा नहीं बोलेगा, 2% 3% राइज वाला टाइप स्टेटमेंट कोई अटर नहीं करेगा. A subscriber shall not exit from national pension system except as may be specified by the regulation. वो बिना regulation के specifications के exit नहीं ले पाएगा. And at exit the subscriber shall purchase an annuity from a life insurance company in accordance with the regulations. Annuity is annual scheme, वो purchase करेगा जहाँ पे वो ये सारे पैसे वहाँ डिपॉजिट करेगा. सो नेशनल पेंशन सिस्टम हैज ऑल दीज एस्पेक्ट्स टू इट. टेक्निकली ये सारी चीज़ें याद करो, पेपर में अगर पूछा गया है बता दो. इट इज़ फॉर रफली, हमने देखा कितने मार्क्स के लिए था, 8 मार्क्स, इसलिए वो बहुत ही थियोरेटिकल पार्ट है. जितना समझ में आ रहा है उतना याद करो. रट्टा मारने की स्किल्स अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो दिस इज़ द टाइम, रट्टा मारो और आंसर पूछा गया तो बोल दो. पर अगर नहीं समझ रहा है, अगेन आई एम अश्योरिंग यू इट इज़ ओके, इट्स अ स्मॉल चैप्टर. पूछा गया तो ठीक है, हमारे पास और बहुत सारे चैप्टर्स है टू राइट आंसर्स अबाउट. एंड एनी विच वेज इफ़ यू नो एंड इफ़ यू रिमेंबर, पेपर में हमें पूरे 2 मतलब 4 क्वेश्चन ऑप्शन में डालने हैं. So chill मारो, there's still scope and you still know many things which you should. आगे the last question, elaborate what is Central Record Keeping Agency under Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013. ये 7 मार्क के लिए पूछा गया जून 2018 में. ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है. The Central Record Keeping Agency has the following features. The authority shall, by granting a certificate of registration under subsection 3 of section 27, appoint a central record keeping agency, provided that the authority may in public interest appoint more than one central record keeping agency, ताकि हर जगह हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सही मेंटेन हो पाए और इतने सारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स में कन्फ्यूजन ना हो. सो मे बी जुरिस्डिक्शन दिया जाएगा और मोर देन वन सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बनाई जाएगी. The Central Record Keeping Agency shall be responsible for
receiving instructions from the subscribers through the points of presence, for transmitting such instructions to pension funds, effecting switching instructions received from subscribers, and discharging such other duties and functions as may be assigned to it under the certificate of registration or as may be determined by the regulations. मतलब instructions का passing on, transmission of instructions, points of presence, आज के तारीख में पेंशन कौन से किसके पेंशन फंड में कितना allocated है, कौन एम्प्लॉयर्स है, कौन एम्प्लॉयज है, कौन सब्सक्राइबर्स है, ये सारे डिटेल्स सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास होंगे. All the assets and properties owned, leased or developed by the Central Record Keeping Agency shall constitute regulated assets, and upon expiry of certificate of registration or earlier revocation, the authority shall be entitled to appropriate and take over those assets either by itself or through an administrator or a person nominated by it in its behalf. मतलब जब अगर एक आधा रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी अपना काम खत्म करता है, रजिस्ट्रेशन उसका ओवर हो जाता है, वापस उन्हें री रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे उनके जो भी असेट्स रहेंगे वो सारे के सारे किसको जाएंगे? अथॉरिटी को जाएंगे. अथॉरिटी अपने हिसाब से उन्हें अप्रोप्रिएट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा या सारे के सारे खुद के क्या बोलते हैं आर्म्स के अंडर टेक ओवर कर लेगा. इट शैल डू दिस वाया एन एडमिनिस्ट्रेटर और अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय इट इन इट्स बिहाफ. ये अथॉरिटी नॉमिनेट करेगा एक बंदे को और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का ये सारा काम बर्खास्त करेगा. दिस इज व्हाट सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के फीचर्स आर. सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. ऐसे के ऐसे लिखोगे तो जो तुम्हें क्वेश्चन किधर गया, कितने मार्क्स के लिए पूछा था? यस 7 मार्क्स के लिए पूछा था. इतना भी हम अगर मेहरबानी करके लिख के आते हैं तो रेस्ट एश्योर्ड योर 5 मार्क्स आर इन योर जेब. तो 5 मार्क के लिए यार इतना लिखना तो बनता है ना यार, क्या तुम लोग. सो अ वेरी वेरी स्मॉल शॉर्ट एंड स्वीट एक्ट. देयर इज़ नो रॉकेट साइंस टू इट. हार्डली हाफ एन आवर लिया रहेगा मैंने तुम्हारा ये वीडियो में. सो प्लीज़ मेक श्योर तुम क्विकली ये हाफ एन आवर के वीडियो को देखो. तुम्हें नोट्स में जो रेफ़र करना है रेफ़र करो. जितनी चीज़ें समझ रही है एब्जॉर्ब हो रही है एब्जॉर्ब करो and go and start for reading the next act, go for another industrial act, absorb that. ऐसे बैक टू बैक हर एक वीडियो देखो, हर एक एक्ट के करीब रहो. लॉकडाउन में लेड बैक सिचुएशन पे मत जाओ. मेक यूज़ ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम so that you know what, you get chances of scoring of yours go high. ठीक है. सो दैट इज़ वॉट दिस छोटू सा एक्ट वॉज. हमने ये जो लास्ट वाले 2 आंसर्स किए ये 2013 के एक्ट के हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली पेपर में पूछे गए. तो आई होप यू आर ओके विद वॉट एवर इज़ डन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. चलो ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, बाय बाय.